की है। एक अध्यक्ष शेखर पंडित को अपनी समिति से बर्खास्त किया है, क्योंकि उसने शपथ लेके, ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, शपथ ली थी कि मैं इस समिति के खिलाफ अनुशासनहीनता नहीं करूंगा। लगातार सोशल मीडिया में लिखना, मेरे चरित्र पे हनन उठाना समिति को, क्योंकि वो एक संगठन जो है उसके माध्यम से इस समिति को हाईजैक करना चाहता था, उसके मंसूबे फेल हो गए। संगठन के संयोजक प्रभात त्रिपाठी ने आरोप लगाया है आपके ऊपर कि आपको बर्खास्त कर दिया है संगठन से। निर्वाचन हुआ था, बतौर अध्यक्ष नामित हुए, तो ऐसी क्या बात हो गई, क्या वजह हो गई? प्रभात त्रिपाठी की दुकान नहीं है ये एक समिति है जो चुनी, उसमें मैं चुना गया हूँ। उसमें एक वोटिंग प्रक्रिया हुई है पूरी, इसमें वोटिंग प्रक्रिया हुई है, लोगों ने भाग लिया है, पत्रकारों ने जो वोट किया है, सैकड़ों पुलिस वाले भी थे, बहुत पूरा प्रशासन था, और संयोजक का कोई रोल इसमें नहीं है। संयोजक का रोल उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन समिति का जन्म हो गया, जिस दिन समिति ने शपथ ग्रहण कर लिया, संयोजक साइड में हो गया। लेकिन संयोजक चाहता है मेरी पकड़ बनी रहे, मेरी मुट्ठी में रहे, उसे उठ के बैठ जाता है सपने से कि अरे ये कहीं समिति मेरे हाथ से ना निकल जाए, मेरा ये संगठन हाथ से ना निकल जाए। 2 साल के लिए कार्य करने दीजिए समिति को। जिस तरह हम लोग चुनाव आयोग को देखते हैं, वो इलेक्शन कराते हैं, वहाँ पे जो जीत जाते हैं उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उसमें कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई विधायक बनता है, कुछ भी होता है। उसके बाद चुनाव आयोग वहाँ उसका हस्तक्षेप खत्म, रोल खत्म, बाय बाय गुड बाय, हो गया खत्म। वो आता है तो फिर उसका सम्मान होता है, लेकिन एक समय सीमा के बाद जब चुनाव की जरूरत है। मत पड़े, आप निर्वाचित पड़े बतौर अध्यक्ष, मत पड़े बतौर अध्यक्ष मैं निर्वाचित हुआ, मैं साइड में बैठा रहा, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लोग वोट पड़ते रहे, एक तरफा वोट पड़े। आप देखेंगे एक तरफा 78 वोट, लगभग 105-10 लोगों ने भाग लिया होगा। 78 वोट आपके, 78 वोट हमारे पक्ष में थे, और दूसरी तरफ हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान शहरयार खान साहब थे, वो उनको 11 या 12 वोट मिले। लेकिन प्रभात जी की बात समझ में नहीं आ रही। उन्होंने कहा शेखर पंडित बर्खास्त, बस बर्खास्त हो गए हम। आपने क्या नॉमिनेट किया था? शेखर पंडित बर्खास्त। मैंने कहा आप बर्खास्त, आप हमारी समिति में कर क्या रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं जब विधानसभा जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, तो मुझसे कहता है रबर स्टैम्प हो। पिछले 2 महीने से हमारा 1 घंटे का कार्यक्रम नहीं हो पाया। 1 घंटे में मैंने एज ए अध्यक्ष मैंने कोई काम ही नहीं किया। क्योंकि आप एक्टिव नहीं है क्या प्रोग्राम में, टेस्ट प्रोग्राम में? हाँ। और आपकी चली नहीं, या आपने कोशिश नहीं किया उसको ऑर्गेनाइज करने की, क्योंकि संयोजक नजर आ रहे थे हर जगह। इसलिए संयोजक नजर आ रहे थे कि पूरी तरह से उनका होल्ड था। हम लोगों को बताया नहीं गया किस मंत्री के पास जाना है, किस विधायक को देना है, आप किस समय किस दोपहर में निकल पड़ते हैं और जाके दे आते हैं। हम इसको फोटो में देखते हैं कि आपके साथ 2 लोग रहते हैं जिन्होंने आप 28 वोट पाए हैं, और जबरदस्त 28 वोट पाके वो उपाध्यक्ष बने हुए हैं, वो आपके साथी हैं। दूसरे हमारे महासचिव महोदय हैं, है ना, अब वो प्रभात जी ने 2 महीने उनको इतना घी पिला दिया है, इतना उनको क्या कहते हैं, बुद्धि उनकी अब काम नहीं करती है। वो कहते हैं जय प्रभात, बस जय प्रभात के अलावा वो कुछ नहीं कर पाते। और मैं रबर स्टैम्प सुनते पक गया हूँ। मुझसे लोग कहते हैं अरे तुम तो रबर स्टैम्प हो। अब रबर स्टैम्प ने अगर अपने बातें पूछ ली कि भाई उस दिन आप कह रहे थे 1200 लोग आएंगे, मात्र 450 लोग आए होंगे, 500 लोग आए होंगे, आपको दिखाई नहीं दिया कि वहाँ पे 300 डिब्बे रखे हुए हैं और इतने लोग बिल बिला गए। लगभग 3:30 बजे खाना बांटा गया और लगभग 180 लोगों को नहीं मिला। आप उसके बाद पूड़ी लेने को अध्यक्ष को भेज देते हैं, वो 20 पूड़ी लेके वापस आता है, कहता है कौन इतना बंडल बना पाएगा। अरे आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए ना। कैसे भूख में लोग बिल बिला जाते हैं। और उसके बाद कुछ लोग जो पूड़ी खाते हैं वो जरा सोचते हैं जरा बाहर की हवा खा लें। आप अपने बाउंसर से कहते हो कि दरवाजे बंद करो, कोई जाएगा नहीं बाहर। ऐसा पत्रकारों में कब हो गया कि बाउंसर लगा दो, कोई बाहर नहीं जाएगा। चलो वो बाहर नहीं जाएगा, जो भूखे हैं कम से कम वो बजा के लगे चना ही खाया है, वो भी नहीं परमिशन है। आपने बाउंसर लगा दिए, पत्रकारों के लिए बाउंसर लगाए जाएंगे, ये तो कभी नहीं होगा ना। और उसके बाद जो एक दिन पहले मीटिंग भी हुई थी कार्यक्रम से पहले, उन्होंने कहा ठंडा पानी पी के शांतिपूर्वक, 10-12 दिन से मेरी नाराज़गी चल रही थी। इस शेखर पंडित मेरा भाई है, छोटा भाई है, थोड़ा सा बचपना कर जाता है, यही अब संभालेगा इस कार्यक्रम के बाद। मैं इस कार्यक्रम को कोई कार्यक्रम दूसरा नहीं करूँगा। मैं
चला जाऊंगा बद्रीनाथ केदारनाथ, यही करेंगे, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब आगे से मैं कोई करा, मैं हाथ जोड़ता हूँ और वो रोने लगे। वो इतना रोते हैं कि मैं परेशान रहता हूँ। मैं 2 रुमाल लेके चलता हूँ, कब प्रभात जी रोने लगे तो रुमाल देना पड़े। मैं सोचता हूँ पानी की बोतल भी ले चलूँ, लेकिन नहीं। सर आपके बड़े भाई हैं, वो वरिष्ठ हैं आपसे। बड़े भाई उनका आदर बराबर है, जो गालियाँ देते रहते हैं मेरे पीछे, वो गालियाँ देते रहते हैं। आपके लिए मेहनत भी की आपको बनाने के लिए? उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने 1.5-2 साल अपनी समिति को खड़ा किया। उसमें फाउंडर्स मेंबर थे, उन्होंने उन सबको बाहर निकाल दिया। कोई नहीं है, तुम भी बाहर चलो, है तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम भी बाहर निकलो, तुम कल दिखाई नहीं दोगे, जूता निकलेगा, ये निकलेगा। सब बाहर चले गए। हे भगवान, कहाँ फंस गए। वो अकेले प्रभात जी थे और हमारे अजीत सिंह साहब थे और 2 लोग और थे, जिन्होंने उस चुनाव जो सड़क पे हो रहा था तभी वो भाग गए और व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि मैं प्रभात जी आपके साथ नहीं हूँ, मैं समिति छोड़ रहा हूँ। ऐसा क्यों? प्रभात जी नो डाउट उन्होंने मेहनत की है, कोई बात नहीं, उन्होंने दिलेरी दिखाई है, वो कोई नहीं करा पाता। उन्होंने चुनाव सड़क पे करा दिया। आपको इस बात का सम्मान है। हम गलत चीज़ को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, क्योंकि वो चुनाव वहाँ कोई नहीं करा पाता। एनेक्सी बंद हो गई, उन्होंने हमें बनाया। आपने कहा वो उन्होंने क्या बनाया? मैं 2 दिन पहले आया, मैंने सदस्यता लिया। मैं तो तमाशा बहुत दिनों से देख रहा था। उन्होंने प्रयास किया, बने तो आप अपनी विनम्रता से, अपनी योग्यता से आप बने, आपको मत मिले। प्रयास को बहुत बहुत साधुवाद, और हमारी योग्यता को वो चाह रहे हैं कि ऐसे ही झाड़ू लगा के बाहर कर दें। बर्खास्त नहीं भाई, आप बर्खास्त, अब आप संयोजक नहीं हैं, समिति है, आपकी इज्जत बराबर है। कभी कभी हम आपकी सलाह ले लेंगे, लेना चाहिए ना। वरिष्ठ है हमारे, बड़े आप बढ़िया, भैया हम लोग फंस गए, अरे सर चलिए सर थोड़ा मदद कर लीजिए, आपके पास आए हैं। अरे सर फोन पे कहते हैं ठीक है, लेकिन सर आप हमेशा बीच में बैठ जाते हैं, हम किनारे बैठे रहते हैं, वो किनारे बैठे रहते हैं, सर बोलते रहते हैं। और ये 2-2.5 महीने चल रहा है और आज तक ऐसा हो रहा है। मैं तो कभी नहीं 1 घंटे सुन पाया। लोगों को मुझसे शिकायत कैसे हो सकती है भाई? वो कार्ड आप देख रहे हैं, हम लोगों ने उसकी शक्ल नहीं देखी। 20 कार्ड देने की बात हुई थी, वो 20 कार्ड में से 1 कार्ड हम लोग को नहीं मिला। मैंने तो विजय शंकर पंकज सर हमारे हैं, उनके पास देखा, तो मैंने देखा पलटा कहीं नाम भी है कि नहीं, तो देखा हाँ है, नाम पीछे है, लेकिन वो उन्होंने हम लोग को नहीं दिया। कहीं कोई VIP हम लोग ना बता दें किसी को, लोग भड़का दें, VIP ना आए, राजनाथ सिंह ना आए। हमने कहा राजनाथ सिंह, हम लोग से कहते थे भाई कौन आ रहा है VIP, तो मैं तो कहता था मजाक में कि 14 देशों के विदेश मंत्री आ रहे हैं, लगभग 8-10 मुख्यमंत्री आ रहे हैं। कुछ मामला ये भी हुआ था, अनाउंस पे सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, ब्रजेश पाठक जी को, योगी महाराज को प्रधानमंत्री, उसमें भी। अरे नहीं, वो तो चलिए प्रभात जी की बात मान लेते हैं कि उन्होंने, होता है ना, लोग ऐसी लोगों को शुभकामनाएं करते हैं, ऐसी कामना करते हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाओ। मेरा तो प्रभात जी से इस मामले में ऐसा, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। मुझे उनसे ये कहना था कि परिवहन मंत्री जी आए थे लगभग 3:45 बजे, आप उनसे कह देते भाई प्रभात जी आप डिप्टी CM बनेंगे। सॉरी प्रभात जी नहीं, परिवहन मंत्री जी। हो सकता है प्रसन्नता के मारे किसी अधिकारी को वो फ़ोन कर देते, बताओ कितने का चेक है, ये तो बता ही नहीं कितने का चेक है, वही कह देते, बात खत्म हो जाती। अब वो डिप्टी CM को, वो एक पॉलिटिकल हो गया था मामला। उनको समाजवादी से बुला लेना चाहिए, कांग्रेस को से बुलाना चाहिए। हमारा पत्रकारों का है, हम लोग सबके बीच में बैठते हैं, हम लोग सबके बीच में बैठते हैं। हम किसी एक पार्टी को बुलाते रहे, एक पार्टी वाले को बुला दे क्या हम पार्टी वाले हैं? हमें इसका मतलब हम सगे नहीं किसी के, हम सगे हैं कुर्सी के। कल को समाजवादी पार्टी की हो, खुदा न करे किसी और पार्टी की सरकार होती तो हम उसको बुलाते। हम BJP वालों को पूछते ही नहीं। हम कहते हैं अरे अखिलेश जी और फलाने जी और शिवपाल जी और जितने भी हैं, रविदास जी, और ये सब जितने समाजवादी हैं, बड़े बड़े पत्रकार यही आएंगे। कि पत्रकारों के अधिकार, सुरक्षा और मीडिया जगत की चुनौतियों के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकताएं तो उस दिन गिना दी गई थी। पेंशन की है, बहुत बड़ी है। पेंशन के लिए सभी संगठन प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी पूरी तरह इस बात को रख रहे हैं और उस कार्यक्रम में व्यक्त की गई अच्छी बात है। शिक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, और जो स्वास्थ्य में मुश्किल आती है किसी के बीमार हो जाने पर, हमको डिप्टी CM को फ़ोन ना करना पड़े, ऐसी मुकम्मल व्यवस्था हो। अक्सर ऐसा होता है कि PGI में वो उतना पैसा ही नहीं होता है हमारे लोग के अकाउंट में, तब भाग दौड़ मौके पर करनी पड़ती है। इसका बिल्कुल शीशी की तरह साफ हो कि कैसे इलाज होगा, उसके लिए कोई मदद न करनी पड़े, सीधे वहाँ जाएं और एक व्यवस्था हो, सिस्टम हो
कि जर्नलिस्ट के लिए ऐसी व्यवस्था है और वो इलाज शुरू हो जाए। और भी मांगे हैं, आवास की है। आवास जिनके पास है उनको तो मिले हुए हैं, जिनके पास गलत तरीके से हैं वो वापस हों, और जिनको मिलना चाहिए और जो नहीं मिले हैं उनको आवास मिले। जिनके पास आवास है उसके होने के बाद भी वो कहीं और आवास में रह रहे हैं, उसका भी जांच हो, वो गलत चीज़ है। आवास उसको मिले जो लखनऊ में जिसके पास घर नहीं है ना। और सभी पत्रकारों के लिए जो विज्ञापन की व्यवस्था है बराबर से दी जाए। मैं नहीं चाहता कि विज्ञापन के लिए जो है बार बार डीआई से मिलना पड़े। एक सिस्टम हो कि सबको बराबर से हो, और कैसे मिलना है जिसको जान के सब संतुष्ट हो जाएं। डीआई के साथ पास जाते हैं लोग, मैं देखता हूँ कि 1.5 घंटे तक पत्रकार वहाँ खड़े रहते हैं, अच्छे रेपुटेड। साइड में चेयर्स हैं, उसमें लगभग आधा दर्जन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बैठे रहते हैं। उनको इतना भी समझ में नहीं आता कि उनको बैठने के लिए जगह पहले व्यवस्था थी। मीडिया में पत्रकारों का सम्मान है तो उनको बैठने के लिए एक मुकम्मल जगह होनी चाहिए। और समस्याएं हैं जैसे धन की, आकस्मिक धन की। मृत्यु हो जाने पर भी उनको वो पैसा नहीं मिलता। एक ज़माने में व्यवस्था थी, अब हम लोगों को बार बार एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, सीएम को लिखना पड़ता है। पूरे प्रदेश में ये समस्या है दूर दराज के पत्रकारों के साथ कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती। पत्रकारों को थ्रेट मिलता है, धमकियां मिलती हैं, और कभी कभी मर्डर तक हो जाता है, तो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है, धमकी पे पुलिस अलर्ट नहीं होती। उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए सिस्टम होना चाहिए। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग बहुत दिनों से हो रही है। आप राज्य मुख्यालय के मान्यता प्राप्त पत्रकार लखनऊ में हैं, तो दूर दराज के पत्रकारों की आवाज़ हम तक जो आती है उसके लिए टोल फ्री उन लोगों ने दिया था। आवाज़ आती है तो हम लोग उसके लिए जाते हैं, डीआई से मिलते हैं। और यह संभव होता है कि वहाँ के एसपी और एसएसपी या वहाँ के कोतवाल से अगर छोटी मोटी समस्या ज़मीन की होती, ज़्यादातर ज़मीन की होती है, या पत्रकार कोई सच्ची खबर लिखता है, खबर वो लोग सच्ची ही लिखते हैं वो लोग, तो उनको जो है रंजिशन मार दिया जाता है। दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो इसके एक डेस्क हो, एक सिस्टम होता है ना, सिस्टम हर थाने में ये हो कि पत्रकारों के अगर कोई मामला है उसको तुरंत सुलझाना है, उनको वहाँ से दुत्कार के भगाना नहीं है। अगर ये व्यवस्था ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम में रहे और मुकम्मल व्यवस्था रहे। लखनऊ में है, हम सुरक्षित हैं, तो बाहर के जिलों में, शहरों में क्या हाल है? दूर दराज की आप बात कर रहे हैं, वहाँ ऐसा है कि वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। कोई घटना होती है तो लखनऊ को फोन करता है। अक्सर फर्जी मुकदमे हो जाते हैं, उत्पीड़न होता है पत्रकारों का। उत्पीड़न होता है, ये तो आज़ादी के बाद से होता आ रहा है, लेकिन अब इस समय अगर ज़्यादा हो रहा है तो चिंतनीय विषय है। उत्पीड़न इसलिए होता है कि पुलिस को अगर हम सच लिखेंगे तो उत्पीड़न होगा। उत्पीड़न के खिलाफ वहाँ के आप वहाँ पे एकता भाई बनाए रखें। आप हमेशा शिकायत करिए। आप जहाँ हैं वहाँ आपके अलावा भी बहुत से लोग होंगे, उसमें आप एकजुट रहिए कि कोई बात होती है हमें इकट्ठे हो जाना है। और अगर पत्रकार एक हैं, आपके साथ एक आवाज़ पे कुछ वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। कई जगह हुआ है, हमने देखा है कि हमारे बख्शी के तालाब, मोहनलालगंज और इस तरह के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पत्रकारों में बड़ी एकता है। पत्रकार हितों के लिए काफी लंबी चर्चा की और हमसे मुखर होकर बात की।